नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं देश, राजनीति, खेल जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हाथरस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने शनिवार को उस स्थान का निरीक्षण किया जहां 2 जुलाई को मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व आईएएस हेमंत राव और पूर्व आईपीएस भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग मामले की तह तक जाने के साथ ही जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेगी। हाथरस मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजीएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुकर को कल दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में सत्संग मामले में फरार चल रहे सूरज पाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि ने अचानक पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया। तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश में बीएसपी लगातार हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस हत्याकांड को लेकर तमिलनाडु में बीएसपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पूनमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी अस्पताल के बाहर चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर गहरा शोक जताया है। वे रविवार को चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात करेंगी। बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हत्या में शामिल लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में डीएमके सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग का पोस्टमार्टम हो चुका है। ग्रेटर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस अपराध में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 22 जुलाई को संसद में के बजट सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी है। 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी, उस समय वे नया रिकॉर्ड बनाएंगी। निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक आटा का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों को सस्ते दर पर ऋण की आवश्यकता और सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2029 तक सभी पंचायतों में पैक्स डेयरी होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोगों से अधिक ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक उत्पाद भी मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। उन्होंने ही एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा इस आंदोलन का नेतृत्व किया और अपना बलिदान भी दिया। नए आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कड़ा ऐतराज जताया है। उपराष्ट्रपति ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए पी चिदम्बरम से टिप्पणी को वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन चुनिंदा मामलों में प्रतिक्रियाएं देती है। वे तमिलनाडु में अवैध शराब और पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमले के मुद्दे पर चुप रहते हैं।
झारखंड में जेएसएससी पीजीटी परीक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। नाराज छात्रों ने विरोध जताते हुए हेमंत सोरेन सरकार में से परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा नेता अमर कुमार बावरी का कहना है कि जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में धांधली हुई है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेधावी छात्रों को संस्थान का उत्कृष्टता पदक प्रदान किया। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति का कोल्लम और अष्टमुडी बैकवाटर का दौरा करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेन्नई में मुत्तुक्कड़ के सीआईबीए में अधिकारियों और शोधकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मछली चारा तैयार करने की जगह केकड़ा पालन, झींगा और मछली हैचरी और अनुसंधान केंद्र सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोधकर्ताओं को अपने संबोधन में भावी पीढ़ियों के लिए समुद्री जीवन की सुरक्षा पर महत्व पर जोर दिया। सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों का कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान में कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। कोटा बूंदी में लोगों ने जगह जगह पर ओम बिरला का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है। ऐसे में सरकार युवाओं को रोजगार समेत विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में 5 स्थानों पर मलबा गिरने के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH 107 बाधित हो गया। इस वजह से कई यात्री और स्थानीय नागरिक फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक वीडियो भी शेयर किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जन्म जयंती पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य भाजपा नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। नेताओं ने पौधारोपण भी किया। जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर से विशेष रिश्ता था। उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी मां की स्मृति को नमन किया। रक्षा मंत्री ने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन में अपना योगदान देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु दौरे के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शराब तमिलनाडु के युवाओं को बर्बाद कर रही है। इससे कई घर तबाह हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने सभा में तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ताओं से राज्य से डीएमके की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने मैक्सिको पुलिस अधिकारियों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के 14 लाख अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह नमक आवश्यक पोषण तत्व है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। इस योजना के लागू होने से महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार आएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले साल के मुकाबले इस साल और भव्य होने जा रही है। हर साल आषाढ़ महीने में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी मंदिर के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी बनाई जाएगी। नवगठित पैनल के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ ने बताया कि बैठक में इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा और 2024 के अंत तक यहां भाजपा की सरकार बनेगी और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर भ्रष्टाचार का हिसाब होगा। कई राज्यों में भारी बारिश से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और असम में लोग जहां बारिश के बाद आई बाढ़ से परेशान हैं, वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश के बाद भूस्खलन के मलबे के रोड पर आने से परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश होने की आशंका है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भागों में और अगले 5 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ताज़ा बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। राज्य में असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति भयावह हो रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 30 जिलों के 3,518 गांव पानी में डूबे हुए हैं और तकरीबन 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 63,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की जद में आ गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के पानी में डूबने से 90 से ज्यादा जंगली जानवरों की मौत हो गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिहार में मानसून अब लोगों के लिए आफत बन गया है। शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी में रविवार को आयोजित होने वाली रथ यात्रा में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वें पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित किया। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने राहुल गांधी की गुजरात यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी परिवार को गुजरात से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी गुजरात में नहीं आए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल राजनीतिक दौरे पर गुजरात आए हैं। राहुल गांधी में कोई संवेदना नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद स्थित प्रजा भवन में मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने तेलुगु राज्यों के विभाजन से जुड़े विवादों को सुलझाने पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 इलाकों में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 30 हजारी कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। भारत में बिजली उत्पादन इस साल मई में 15.06% बढ़कर 167.55 अरब यूनिट हो गया। पिछले साल समान अवधि में ये 145.61 अरब यूनिट था। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और स्टार्टअप्स इंडिया में नौकरी पैदा करने की बड़ी भूमिका है। पिछले 5 वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों ने मिलकर 8 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
अग्रणी उद्यम पूंजी फर्म एक्सेल की ओर से 25 जुलाई को बेंगलुरु में भारत के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के सुरक्षा ऑपरेटर, CISO और अन्य लोग शामिल होंगे। ACC सामग्री निर्माता बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने के लिए उनका निदेशक मंडल 15 जुलाई को बैठक करेगा। रियल एस्टेट कंपनी M3M इंडिया को गुरुग्राम में अपनी नई आवासीय परियोजना के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। कंपनी ने गुरुग्राम में M3M एल्टीट्यूड परियोजना की शुरुआत की है, जहां पर 350 विशिष्ट अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। दैनिक उपयोग के घरेलू सामान FMCG बनाने वाली कंपनियों के राजस्व वृद्धि में चालू वित्त वर्ष में 7 से 9% के बीच रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने शनिवार को रिपोर्ट जारी कर इसका अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आम का निर्यात इस साल प्रभावित हुआ क्योंकि निर्यातक विदेशी खरीदारों के बेहतर कीमत हासिल करने में विफल रहे हैं। विक्रेताओं को घरेलू बाजार में आम के आकर्षक मूल्य मिल रहे हैं। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलुओं के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई को यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 89वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर X पर कहा कि परम पावन धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 89वें जन्मदिन के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। घुटने की सर्जरी के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों के अनुसार सुधारवादी मसूद पेजेशकियान ने जीत हासिल की है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हरा दिया है। पेजेशकियान ने सईद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ईरानी मीडिया के अनुसार पेजेशकियान को चुनाव में 1.64 करोड़ वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा, इस्लामिक गणतंत्र ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मसूद पेजेशकियान को बधाई। हमारे लोगों और क्षेत्र की भलाई के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर स्टारमर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने और चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को याद किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कीर स्टारमर ने अगले सप्ताह वाशिंगटन के नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शनिवार को पुष्टि की कि उनकी नवगठित सरकार रवांडा नीति को आगे नहीं बढ़ाएगी और किसी भी उड़ान और उड़ान भरने से पहले इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 12 जुलाई को प्रतिनिधि सभा में बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे। शुक्रवार को एक अन्य सहयोगी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में हुई पहली बहस में खराब प्रदर्शन के बाद जो बाइडेन लगातार निशाने पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि केवल शक्तिमान भगवान ही उन्हें 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद से चुनाव की दौड़ से बाहर कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अधिकारियों की ओर से अनुमति पत्र रद्द किए जाने के बाद शनिवार को इस्लामाबाद में अपनी रैली स्थगित कर दी। पार्टी का शाम 6 बजे तरनोल में शक्ति प्रदर्शन करने की योजना थी। स्पेन का बहुचर्चित सैन फर्मिन उत्सव शनिवार को शुरू हो गया। इस उत्सव को मनाने के लिए हजारों लोग पैम्प्लोना के मुख्य चौराहे पर एकत्र हुए हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को जिम्बाब्वे ने 13 रन से जीत लिया है। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का अगला मुकाबला होगा कल। भारतीय टीम की कोशिश रहेगी मुकाबले को जीतने की और सीरीज में वापसी की। भारत के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज अडवाणी को एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है।
पंकज को ध्रुव सीतवाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। प्रियांशु राजावत ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया। प्रियांशु ने क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन को कड़े संघर्ष में शिकस्त दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड में माइक हॉर्न के बेस में 3 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर में हिस्सा लेगी। फ्रांस ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से हराने में सफलता पाई। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। पुर्तगाल के लिए फेलिक्स पेनाल्टी मिस कर गए, वहीं फ्रांस की तरफ से थियो हार्नांडेज ने विजयी पेनाल्टी लगाई। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्पेन के लिए मिकेन मैरिनो ने 119वें मिनट में विजयी गोल दागा। जर्मनी पर जीत के लिए स्पेन ने मौजूदा प्रतियोगिता में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मंगलवार को फ्रांस से होगा। हार के बावजूद जर्मनी के फुटबॉल प्रशंसक अपनी टीम के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। वहीं स्पेन के कोच ने टीम की जीत के लिए खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जीत ऐतिहासिक रही, सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात नीदरलैंड और तुर्की की टीम आमने सामने होगी। डच टीम ने रोमानिया को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई है। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन में पुरुष एकल के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। अल्कराज ने फ्रांसिस टियाफो को 5 सेट के मुकाबले में हराने में सफलता पाई। 10वीं वरीयता प्राप्त ग्रिगोर दिमित्रो अंतिम 16 में पहुंचने में सफल रहे हैं। बुल्गारिया के दिमित्रो ने फ्रांस के गेल माल्फिन्स को सीधे सेटों में 6-4, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर को तीसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिनर ने मियोर कैमेनोविक को सीधे सेटों में शिकस्त दी। भारतीय सिनेमा के डायरेक्टर एस राजामौली के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स एस राजामौली 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर की तीसरी स्टेज पर है और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर आए निशानों को मैं स्वीकार करती हूं, क्योंकि ये पहला साइन है मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूं। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने 72 साल की उम्र में स्कूल ड्रेस पहनकर अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। फोटो में व्हाइट फुल स्लीव शर्ट के साथ लॉन्ग ब्लैक कॉटन ड्रेस में नजर आ रही थी। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित फिल्म कल्कि 2898 AD ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। फिल्म ने 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म कल्कि 2898 AD की सफलता के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के प्रति आभार जताया है। उन्होंने लिखा, कल्कि मेरे लिए न केवल एक फिल्म है बल्कि अनुभव के द्वारा प्राप्त किया गया एक ज्ञान का भंडार है। एक्ट्रेस गुंजन सैनी ने सोशल मीडिया को उनके जैसे कलाकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया। उनका मानना है कि अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूजा हेगड़े ने कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्देशित सूर्या 44 का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। इस बहुप्रतीक्षित पीरियड रोमांटिक ड्रामा में सूर्या, पूजा हेगड़े, जयराम, जोजू जॉर्ज और करुणाकरण जैसे कलाकार हैं। 5 जुलाई की शाम को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी थी, जिसमें कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। सेरेमनी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान और रणवीर सिंह जुम्मे की रात है गाने पर थिरकते नजर आए। कॉमेडियन जाकिर खान टीवी पर अपना कॉमेडी शो लेकर आ रहे हैं। सोनी पर जाकिर खान का शो आपका अपना जाकिर आने वाला है। अब मेकर्स ने इस शो का प्रोमो जारी किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।